जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें हम 25 दिन में सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और वीडियो के एंड में हम आपके लिए उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट वो भी कंप्लीट करेंगे। और आपके इस वीडियोस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी? मैटर की। स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास मैटर की, जो भी हमारे पास मैटर्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, जैसे एटम्स हमारे पास, एटम से हमें बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उसमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बाकी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर 4 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ेंगे, उसमें हम अच्छे से एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमें यह पता होना चाहिए कि एटम्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एटम्स किसने डिस्कवर किया था? जॉन डाल्टन ने। एटम्स किसने डिस्कवर किया है? जॉन डाल्टन ने। ठीक है दोस्तों, इतना पता लग गया। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एटम्स का एग्जांपल क्या है? जैसे हाइड्रोजन है, एच क्या है? एक एटम्स है। ठीक है, ऑक्सीजन ओ क्या है? एक एटम्स है। ठीक है, हीलियम्स, ये हीलियम्स क्या है? एक एटम्स है। ये सारे किसके एग्जांपल है हमारे पास? एटम्स के। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर देन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स कंबाइन टूगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब दो या दो से अधिक जब हमारे पास एटम्स कंबाइन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप वीडियोस में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? O2 ले रखा है, O2 एंड O3। ठीक है, O2 और O2 क्या है? O2 किससे बना? हमारे पास दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना है। O2 किससे बना? हमारे पास दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना है। एक ऑक्सीजन है, एक O क्या है? एक हमारे पास एटम है। ठीक है, तो दो एटमों को मिला के एक हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन जो बना, वो क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल्स। मतलब दो या दो से अधिक। देखो, जैसे एक और एग्जांपल दिया मैंने, क्या? O3 क्या होता है दोस्तों? O3 होता है हमारे पास ओजोन। ठीक है, O3 किससे बना है? हमारे पास तीन ऑक्सीजन को मिला के, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इनको मिला के क्या बना? हमारे पास O3 बना है। तो ऑक्सीजन ओ के एक ओ क्या है हमारे पास? एटम्स है। ठीक है, इन तीन एटम्स को मिला के क्या बना? हमारे पास मॉलिक्यूल्स बना है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया? मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? व्हेन टू और मोर देन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है हमारे पास? कंपाउंड्स आर ए केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बाउंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। दोस्तों, मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। मान लो वाटर का मॉलिक्यूल्स है एक हमारे पास, वाटर H2O। तो वाटर किससे बना हमारे पास? एक दो हाइड्रोजन से, और एक किससे बना है? ऑक्सीजन से। कम ठीक है, वाटर किससे बना हमारे पास? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना है। पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो किस में कंबाइन होते हैं? फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था, उसमें भी वाटर का ही एग्जांपल लिया था हमने, और बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:8 में कंबाइन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं ऐसे, और दो या दो से अधिक एटम्स को मिला के जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे वाटर्स क्या है हमारे पास? कंपाउंड एक। ठीक है, तो इसी पे बेस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पे मैंने वाटर का भी एग्जांपल दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैंने वाटर का ही एक एग्जांपल दे रखा है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। चलो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, किसका एग्जांपल लिया? CO2 मॉलिक्यूल्स का। किसका एग्जांपल लिया? हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल्स का। CO2 किससे बना हमारे पास? CO2 एक क्या है? कंपाउंड है हमारे पास। CO2 क्या है? एक हमारे पास कंपाउंड है। तो CO2 किससे बना हमारे पास?
एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, इनको मिला के क्या बना हमारे पास CO2 बना। पर ये एक हमेशा ना डेफिनेट प्रोपोर्शन में, हमें डेफिनेट या डेफिनेट रेशियो में हमारे पास ये कंबाइन होते हैं। CO2 मॉलिक्यूल्स हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो 2 × 6, तो एटॉमिक मास कितना हुआ कार्बन का हमारे पास 12। जैसे कि आपने वीडियोस में देख पा रहे हो, तो एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 8, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 2 × 8 मतलब 16, इसका क्या होगा हमारे पास एटॉमिक मास होगा। तो 16 किसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 2, 16 × 2, जैसे कि आप वीडियोस में देख पा रहे हैं मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 16 × 2। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना था 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आया हमारे पास 16 × 2 कितना होता है दोस्तों 32। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो इसको हमने डिवाइड कर दिया, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो CO2 जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। वो फिक्स रेशियो क्या है CO2 कंपाउंड्स की 3:8। ठीक है दोस्तों, ये सबको समझ आ गया। वैसे ही सेम हमने H2O मॉलिक्यूल्स है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था H2 मॉलिक्यूल किस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, तो 1:8 मैंने बताई थी आपको। तो देखो दोस्तों हम देखते हैं अभी कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो H2O मॉलिक्यूल्स को। तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 2 आ गया। साथ में H2O होता है, O कितना है O एटॉमिक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अलग होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, एटॉमिक मास क्या होगा 2 × 8 कितना आएगा 16 आ गया। हाइड्रोजन कितना आया था हमारे पास 2 और ऑक्सीजन कितना आया हमारे पास 16, तो 2 1 जा 2 और 2 इससे कितना होगा 16 को 2 8 जा 16। तो ये फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है 1:8। यहाँ तक आ गया समझ दोस्तों। हमेशा कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है कि जब भी कोई 2 कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं तो एक फिक्स रेशियो में वो कंबाइन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। जैसे CO2 मॉलिक्यूल, जब भी हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल्स होगा उनकी रेशियो हमेशा 3:8 ही होगी। वैसे ही सेम जब भी हमारे पास H2O मॉलिक्यूल्स होगा उसकी रेशियो कितनी होगी हमेशा 1:8 होगी। यहाँ तक दोस्तों सबको समझ आया। नेक्स्ट वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं हम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, एटॉमिक रेडियाई। ये मैंने वैसे डायरेक्ट यहीं से लिख दिया है। तो एटॉमिक रेडियाई को हम किससे मेज़र करते हैं 1 नैनोमीटर से, क्योंकि ये शायद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आया था तो मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। तो एटॉमिक रेडियाई को हम किससे मेज़र करते हैं नैनोमीटर से मेज़र करते हैं दोस्तों, नैनोमीटर से मेज़र करते हैं। तो एटॉमिक, इसका ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी आया था, तो ध्यान से समझेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। हमेशा 1 मीटर किसके बराबर होता है हमारे पास 1 मीटर होता है 10⁹ नैनोमीटर के बराबर। कितना होता है दोस्तों 1 मीटर किसके बराबर होता है हमारे पास 10⁹ नैनोमीटर के बराबर। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा फिर दोस्तों, तो ये 1 नैनोमीटर जब भी करेंगे तो 1/10⁹ आ जाएगा। ये 10⁹ कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 नैनोमीटर। ये देखो दोस्तों कि हमारे पास अगर 1 मीटर किसके बराबर है 10⁹ मीटर के बराबर है, 10⁹ नैनोमीटर के बराबर है। अगर हमारे को 1 नैनोमीटर निकालना होगा तो ये 10⁹ कहाँ चल जाएगा 1/10⁹ आ जाएगा। तो जब भी हम पावर अपॉन में होती है और जब भी हम पावर्स को ऊपर लाते हैं तो किस में नेगेटिव में चल जाते हैं, मतलब 10⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻⁹ मीटर के। और दोस्तों इसी में कई बार ऐसा रहता है 1 मीटर किसके बराबर होगा 10⁹ मीटर के बराबर में। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना दोस्तों, वहाँ पे पूछा क्या है। सबसे पहले अगर 1 नैनोमीटर पूछा है तो 10⁹ मीटर होगा, और अगर 1 मीटर पूछा है तो आंसर क्या होगा 10⁹ मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों,
तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास AMU, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये हमारा एक कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम इसको 12 भागों में बांट देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर हम किसी भी एक कंपाउंड को 12 भागों में बांटते हैं तो इसका एक अगर 1/12 निकालना तो 1 एक भाग किसके बराबर होगा? 1/12 के बराबर। तो वैसे ही सेम मान लो कोई एक कार्बन का एटम था, ठीक है, तो कार्बन को हमने 12 भागों में बांट दिया तो उसका फर्स्ट भाग किसके बराबर होगा? 1/12 के बराबर। तो यही हमारा एटॉमिक मास यूनिट भी है, जैसे आप देख पा रहे हो, क्योंकि इट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। किसके बराबर होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम के बराबर। तो इसको निकालते कैसे हम? और 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है दोस्तों? ये कई बार वैल्यू हमारे HP टेट में पूछ देते हैं। 1 AMU किसके बराबर होता है दोस्तों? 1.67 इंटू 10⁻⁻, ये याद रखना दोस्तों, 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू याद रखना कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये वैल्यू निकलती कैसे? देखो 1/12 निकाला था अपने, 1/12 इंटू मास ऑफ द कार्बन एटम। मास ऑफ द कार्बन एटम कितना? 12 अपॉन एवरोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये इसकी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे कि हमने इस वैल्यू को कैसे निकाला। 1/12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 1 AMU किसके बराबर होता है दोस्तों? 1.67 इंटू 10⁻27। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, ये कई बार ये वैल्यू पूछ देते हैं हमारे HP टेट में। ठीक है दोस्तों, ये सबको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, मतलब सबका एटॉमिक मास का सम जितना भी होगा उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को, जैसे आप वीडियोस में देख पा रहे हैं, किसका निकालना है हमारे को? H2O को निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम? तो H हाइड्रोजन कितने इसमें? पहले 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के। कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होता है? 1 होता है। तो 2 मॉलिक्यूल तो 1 इंटू 2, साथ में कितना है? H2O था। कितना था? H2O। साथ में क्या है? ऑक्सीजन है। तो बीच में क्या लगाते हैं हम दोस्तों? प्लस लगाते हैं। ऑक्सीजन कितना? एक ही मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। तो एटॉमिक मास कितना आएगा इसका? 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16। तो ये कितने किसके बराबर आ जाएगा? 18 ग्राम के बराबर, या 18 यूनिट के बराबर, यू लिखा मैंने। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया दोस्तों। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमने लिया NaCl का एग्जांपल, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल। तो क्लोरीन का एटॉमिक, पहले क्लोरीन में सोडियम क्लोराइड में हमारे पास कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स है? एक सोडियम है और एक क्या है? क्लोरीन है। सोडियम का भी एक मॉलिक्यूल्स है और क्लोरीन का भी एक मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। कितना होता है? 23। और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमारे पास सोडियम 23 प्लस 35.5, तो इसका कितना आएगा हमारे पास? 58.5। ये क्या आ गया हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। ठीक है, मान लो CO2 का निकालेंगे। CO2 का कैसे निकालेंगे हम? कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस साथ में ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने? 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 16 2 जा 32। 32 प्लस 12 कितना आ जाएगा हमारे पास? 44 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो CO2 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 44 यूनिट।
आई होप आप सभी को मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोल। तो मोल समझते हैं दोस्तों, मोल क्या है? मोल ना एक यूनिट है। मोल क्या है? एक यूनिट है। जैसे मान लो आप कभी भी आपको अगर 1 डज़न पूछा हो कि 1 डज़न बनाना लेने हो, 1 डज़न केले लेने हो या 1 डज़न अंडे लेने हो, तो कितने अंडे आएँगे हमारे पास? 12 आ जाएँगे। वैसे ही अगर पूछेंगे कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इस वीडियो में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोलते हैं। इसी को हम एवरोगैद्रो नंबर बोलते हैं। किसको एवरोगैद्रो नंबर बोलते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 को हम क्या बोलते हैं? एवरोगैद्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबको समझ आ गया। मोल किसको बोलते हैं? एवरोगैद्रो। मोल एक यूनिट है। जैसे एक डजन यूनिट है, एक डजन में कितने होते हैं? 12 केले या 12 अंडे आएंगे हमारे पास। वैसे एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं ताकि उसकी एक शॉर्ट वीडियोस भी लेके आ जाऊँ, शॉर्ट्स लेके आ जाऊँ उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका सजेशन ज़रूर देना अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल कई बार एचबी टैट में भी आ जाते हैं। मैंने जितने भी इस वीडियोस में न्यूमेरिकल किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हमारे एचपी टैट में आने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। और न्यूमेरिकल बनता कैसे? जैसे मोलैरिटी से न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ सालों से मोलैरिटी से न्यूमेरिकल आ रहे, मोल फ्रैक्शन से न्यूमेरिकल आ जाता है, या हमारे पास इस टॉपिक से बहुत से न्यूमेरिकल्स आने के चांस होते हैं। जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से बहुत से न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और सारे न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? H2SO4। इसका क्या निकाला हमारे को? मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम? H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1। तो 1 × 2 कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या है? एस क्या है? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे? 4 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के? 4। तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। 4 का कितना होगा? 4। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर? कितना आएगा आंसर? 98 ग्राम। जैसे 2 + 32 + 4 4 84। नहीं, मैंने गलत कर दिया कुछ। ठीक है दोस्तों, 16 × 4 का 4 204 64 आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 + 32 + 64, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 98 ग्राम के बराबर। तो ये निकला हमारे पास सिर्फ 1 मोल्स। 1 मोल का कितना निकला हमारे पास? 98 ग्राम। हमारे को पूछा 3 मॉलिक्यूल्स का। 1 मॉलिक्यूल्स का कितना था? 98 ग्राम। तो 3 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? 3 × 98, जो कि आएगा हमारे पास 3 8 जा 24 का 4 2 3 9 जा 27 20 294 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया। तो सबसे पहले निकाला हमने मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकला H2SO4 का 98 ग्राम। उसके बाद निकाला हमने 1 ग्राम किसके बराबर होता है? H2SO4 का 98 ग्राम के बराबर हुआ। हमारे को पूछा था 3 ग्राम, 3 ग्राम का निकालना था। तो 3 ग्राम का कैसे निकालेंगे? 98 × 3 कितना आ गया? 294 ग्राम आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एट STP, मतलब STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, STANDRD, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं हम? 24.4 लीटर। ये दोस्तों कैसे निकलता, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकली वैल्यू। इसको हम आगे वैसे जब हम अगले वाले चैप्टर पढ़ेंगे आइडियल्स गैस वाले, उसमें ये वैल्यू आती है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ वैल्यू निकली कैसे। तो हमारे पास आपको सभी को पता होगा PV इक्वल टू NRT एक इक्वेशन होती है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो हम लेंगे इसमें एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। प्रेशर कितना लेंगे हम स्टैंडर्ड पे? 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। और क्या निकालना हमारे को? वॉल्यूम निकालना है, तो V को हम वैसे ही रहने देंगे। एट स्टैंडर्ड टर्म में टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 273 केल्विन। कितनी होती है? 273 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी मान के चलते हैं हम स्टैंडर्ड पे? 273 केल्विन। और आर की वैल्यू कितनी होती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे? 0.0821। ठीक है दोस्तों, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। तो वैल्यू इक्वेशन क्या थी? PV इक्वल टू NRT, तो जिसमें P की वैल्यू 1 थी, वॉल्यूम वैसे ही रह जाएगा, N की वैल्यू 1 थी, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी बताई दोस्तों मैंने? 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितनी वैल्यू निकाली? 273। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22.4 लीटर। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है? 22.4 लीटर। ये दोस्तों HPTET में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया था ये कि एट STP द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया? 22.4 लीटर। इम्पोर्टेंट है ये, मैंने लिखा भी है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट्स इज द नंबर ऑफ मोल्स टू डेट अ पर्टिकुलर कंपोनेंट बाय द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, X इजकल टू Na प्लस NaB। चलो मैं हिंदी समझाता हूँ आपको। मोल फ्रैक्शन बोलते हैं किसको है? मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें हमारे पास 20% हमारे पास शुगर दी है और बाकी वाटर है। ठीक है, वाटर कितना होगा उसमें? 80%। ठीक है, 20% शुगर है, शुगर का सॉल्यूशन दिया है तो शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन दिया है तो 20% क्या है? शुगर उसमें, तो 80% क्या होगा उसमें? वाटर होगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। पहले क्या निकालने पड़ते हैं हमारे को? नंबर ऑफ मोल्स। मैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पे आपको सिखाऊंगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक कंपोनेंट, मान लो शुगर के निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, ये देखो दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया सबको? शायद आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसको हम Na से भी डोनेट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, मतलब किसी एक कंपाउंड का। ए कौन सा लिया था हमने? शुगर लिया था। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B कौन सा था हमारे पास? वाटर था। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ जिसका हमने निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स जिसका हमने निकालना है उसको हम अपॉन से ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन से नीचे रखेंगे। जब हम इसका भी न्यूमेरिकल करेंगे तो दोस्तों आप सभी को ये समझ आ जाएगा किसको मोल फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, देखो सर, हम यहाँ पे हमने कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन में निकाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? गिवन मास, एक हमारे पास मास पहले से क्वेश्चन में दिया होता है, अपॉन मोलर मास। अपॉन क्या होता है? मोलर मास। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने सबको आ गए। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको पूरे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले निकालेंगे हम कैलकुलेट दी, क्वेश्चन क्या बोला? कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH। शायद ये भी HP
टेट में आया था क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH। 5 ग्राम ऑफ NaOH के क्या निकालना है हमारे को? मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? गिवन मास, क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे को दिया, गिवन मास कितना दिया हमारे पास पहले से? 5 ग्राम। और हमारे को मोलर मास निकाला। मोलर मास कैसे निकालते हैं दोस्तों? हमने अभी निकाला, अभी था, निकालेंगे, सारे निकालेंगे। NaOH को कैसे निकालेंगे हम? NaOH का मोलर मास सबसे पहले क्या है? सोडियम। सोडियम का कितना होता है मास? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस 1। ठीक है, 23 1 24 और 10 34 और 6 कितना आ जाएगा इसका? 40 ग्राम आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मोलर मास कितना आ गया NaOH का? 40 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमारे को। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हमारे को? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हमारे पास? 5 दिया है, और मोलर मास कितना आ गया? 40 आ गया। तो 5/40 कितना होगा हमारे पास? 0.125 मोल। 0.125 मोल। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। जैसे गिवन मास दिया 5 ग्राम, मोलर मास हमने निकाला 40 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 5/40 किया हमने, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास? 0.125 मोल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फार्मूला नंबर को दिया है C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेन 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो दोस्तों, एक हमारे को मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है? इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन 20% क्या दिया है हमारे पास? इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है। तो सॉल्यूशन हमारे पास जब भी दिया तो सॉल्यूशन क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, प्लस उसमें क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा दोस्तों? एक इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, और साथ में क्या होगा? वाटर होगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल कितना दिया हमारे पास? मतलब 20% क्या दिया हमारे पास? इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है, तो हम इसको 20 ग्राम लेके चलेंगे। ठीक है, 20 ग्राम क्या दिया है? इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है, और सोल्यूशन कितना होता है? टोटल 100% होगा। तो हमारे पास वाटर कितना होगा? वाटर कितना होगा दोस्तों? 80 ग्राम होगा। वाटर कितना होगा? 80 ग्राम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कितना होता है? 100% होता है टोटल। 20% हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो 80% क्या होगा हमारे पास? वाटर होगा। मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल और 80 ग्राम क्या हमारे पास? वाटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया। तो बढ़ते हम आगे। हाँ, अब सबसे पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है दोस्तों, क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे हम? इथाइलिन ग्लाइकोल के। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या था? C2H6O2। ठीक है दोस्तों, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का C2H6O2। तो कार्बन का कितना होता है दोस्तों? 12। कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने मॉलिक्यूल्स है? 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन के कितने? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 62 ग्राम। ठीक है, ये क्या आ गया? 62 ग्राम हमारे पास मोलर मास आ गया। किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। कितना आ गया? 62 ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम दोस्तों? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हमारे पास दोस्तों? गिवन मास दिया था हमारे पास 20 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल कितना दिया था हमारे पास? 20 ग्राम दिया था। और मोलर मास कितना है इसका? 62 ग्राम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 20/62, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.322 आ जाएगा। 0.32 आ जाएगा। वैसे ही अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने हैं हमारे पास, किसके निकालने? वाटर के निकालने। तो वाटर का भी सेम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो दोस्तों, गिवन मास कितना दिया हमारे पास वाटर का? 20% हमारे पास क्या था? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो 80% क्या होगा? पानी होगा, वाटर होगा। तो 80% हमारे पास गिवन मास दिया, मतलब 80 ग्राम गिवन मास दिया है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का? 18 होता है। निकाल देंगे ना दोस्तों मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते हैं? H2O कितने मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन का कितना? 1। कितने मॉलिक्यूल है? 2 है। प्लस ऑक्सीजन एक ही है, तो एक ही 16। कितना आ गया? 18। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास था 80, मॉलिक्यूलर मास था 18, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 4.5
0.44 मोल। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। हमारे को क्वेश्चंस में बोला था कैलकुलेट दी क्या मोल फ्रैक्शन। क्या बोला दोस्तों? कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन बोला है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम दोस्तों? मोल फ्रैक्शन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या पढ़ा दोस्तों? मोल्स ऑफ, हमारे को किसका निकालना है? ग्लाइकोल की निकालनी है। तो ग्लाइकोल को हम किस में रखेंगे? अपॉन में रखेंगे, अपॉन से ऊपर रखेंगे ग्लाइकोल को। यहाँ क्या रखेंगे हम? ग्लाइकोल को लिखेंगे अपॉन, क्या लिखा था? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही डेफिनेशन थी दोस्तों मोल फ्रैक्शन की। तो मोल्स ऑफ C2H2 इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने मोल्स आए थे हमारे पास? अभी हमने निकाले थे। कितने आए थे दोस्तों? 0.322। कितने मोल्स आए थे हमारे पास? 0.322 दोस्तों मोल्स आए थे हमारे पास। किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल आए थे। तो 0.322 अपॉन टोटल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या था हमारे पास? इथाइलिन ग्लाइकोल था प्लस वाटर था। इथाइलिन ग्लाइकोल था प्लस वाटर था। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने आए थे? 0.322 प्लस वाटर का कितना आया था हमारे पास? 4.44। तो ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन निकालने का। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 0.068। यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों कैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम? कि जिसका हमारे को मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको हम अपॉन से ऊपर रखते हैं, और अपॉन से नीचे क्या लिखते हैं हम? डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम? पूरा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले मोल्स, किसके मोल्स भी लिखते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमने यहाँ लिखे थे इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स लिखे थे ना, मोल्स कितने आए थे हमारे पास? 0.322। और सॉल्यूशन में क्या था हमारे पास? पानी था, वाटर था। इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर था हमारे पास। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितने आया था हमारे पास? 4.44। और निकालने किसके थे हमारे को? इथाइलिन ग्लाइकोल के निकालने थे। इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 0.322। और अगर दोस्तों हमारे को निकालने होते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अगर निकालने होते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो हम अपॉन में क्या लिखते? अपॉन से ऊपर न्यूमिनेटर में क्या लिखते हम? 4.44 निकलते। और ये कितना आता सॉल्व करके हमारे पास? ये आता हमारे पास सॉल्व करके 0.932। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाला भी है। तो ये हम तभी निकाल सकते हैं, हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए थे। तो एक सॉल्यूशन का तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए थे कितने? 0.68। और दूसरे सॉल्यूशन के कैसे निकालेंगे हम? 1 से माइनस कर देंगे 0.68 को, तब भी आंसर कितना आएगा? 0.932 आएगा। और अगर हमारे को फॉर्मूले से निकालना है, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितने? किसके? वाटर के निकालने हमारे को। तो 4.44 अपॉन में लिखेंगे, अपॉन से ऊपर लिखेंगे, और जिस टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे। सॉल्यूशन के कितने थे? 0.322 मोल्स थे इथाइलिन ग्लाइकोल के प्लस 4.44। तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा 0.932, ये आंसर आएगा। और अगर हम एक के निकालेंगे और 1 से माइनस कर देंगे 0.068 को, तब भी आंसर हमारे पास यही सेम आएगा 0.932। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शंस कैसे हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, मोलैलिटी। ये तो दोस्तों आप सभी को ज़रूर पता भी होगा कि मोलैलिटी कितना ज़रूरी है हमारे HB टेट के लिए। इससे न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांस बने रहते हैं। मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों से हमारे न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे अभी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के मोल्स, किसके मोल्स? सॉल्यूट। सॉल्यूट तो आपको पता ना दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में पढ़े सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होते हैं? जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, और सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो एक्सेस में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखना कि ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, अपॉन से ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, पर नीचे सिर्फ ओनली मास है। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि मोलैलिटी में ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। ऊपर क्या है? मोल्स है, और नीचे क्या है? सिर्फ मास है।
और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल। कई बार यूनिट भी पूछ देते हैं। मोलैलिटी की यूनिट क्या है, मोल केजी इनवर्स। और मोलैलिटी को हम किस से डिनोट करते हैं, हम छोटे m से, और मोलैलिटी को हम बड़े m से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया सभी को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन दी 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, इसको क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे आप सब इसके पूरा मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो हम करने वाले हैं इसका न्यूमेरिकल। तो जैसा आप वीडियोस में देख पा रहे हो, इसका न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है अ शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 कंटेन 34.2 शुगर्स। एक हमारे पास शुगर सिरप दिया है। शुगर सिरप किससे बनेगा, उसमें शुगर होगी और क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, शुगर सिरप का वेट कितना दिया, 214.2 दिया, मतलब सॉल्यूशन शुगर सिरप का उसका मतलब शुगर सिरप का जो सॉल्यूशन है उसका वेट कितना है, 214.2 ग्राम, मतलब 214.2 ग्राम है। ठीक है, जिसमें ऐसे शुगर कितनी है, शुगर दी हमारे पास 34.2, शुगर कितनी दी हमारे पास 34.2 ग्राम हमारे पास शुगर दी है। ठीक है दोस्तों, तो वाटर कितना होगा, सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन कितना था, 214.2 था। ठीक है, शुगर हमारे पास उसमें कितनी थी, 32.2 थी। तो जो बचेगा वाटर होगा, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 2 में से 2 गए 0, 4 में से 2 गए 2, यहाँ से आंसर ले लिया हमने, 11 में से 3 गए 8। वही मैंने कुछ गलत कर दिया, 2 मिनट दोस्तों। 34.2 को माइनस करना है 214 में, किसको माइनस करना है, 214.2 में किसको माइनस करना है, 34.2 को, क्योंकि 34.2 क्या है हमारे पास, शुगर है। ठीक है दोस्तों, 214 हमारे पास पूरा सॉल्यूशन का वेट है, तो उसमें जो बचेगा वो पानी होगा। ठीक है, तो 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ बच गया 1। तो कितना आ गया हमारे पास पानी, पानी आ गया 180 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या निकालना है हमारे को, मोलर मास ऑफ शुगर। मोलर मास निकाल देंगे। मोलर मास कैसे निकलता है दोस्तों, मोलर मास कैसे निकलता है हमारे पास, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, तो कार्बन कितना 6 मल्टीप्लाई कितने मॉलिक्यूल्स है 12, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है एटॉमिक मास, तो कितने मॉलिक्यूल है 22 है, तो मल्टीप्लाई 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, कितने मॉलिक्यूल्स है 11, तो मल्टीप्लाई 11। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आने वाला है 342 ग्राम। जैसे कि आप वीडियोस में देख पा रहे हो कि 612 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 144, 22 मल्टीप्लाई 122, 16 मल्टीप्लाई 11 176। तो इन सबको प्लस करके कितना आएगा 342 ग्राम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर ये निकालने दोस्तों ज़रूरी है हमारे को मोलैलिटी निकालने के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास निकालना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास, गिवन मास कितना है, शुगर कितना दिया था हमारे पास 34.2 ग्राम दिया था, शुगर कितना दिया था हमारे पास 34.2 ग्राम दिया था। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 342 ग्राम आ गया, 342 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो अगर पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, यहाँ पे इससे कट जाएगा 1, तो 1/10 किसके बराबर होता है 0.1 के बराबर, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.1 मोल्स आ गए। ठीक है, हमारे को क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे हम, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, इसमें मैंने अभी बताया था दोस्तों मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा दोस्तों, मेरे को इस क्वेश्चन में बताओ कि सॉल्यूट क्या है इसमें और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट क्या होगा, जो कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में क्या था हमारे पास शुगर था, तो शुगर क्या है हमारे पास सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास वाटर है, सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास इसमें वाटर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास दोस्तों, मतलब सॉल्यूट क्या था हमारे पास, सॉल्यूट था हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था हमारे पास,
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था हमारे पास, 180 ग्राम था। वाटर का अभी हमने मास निकाला था ना, इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालते, अपॉन में क्या निकालते हैं, सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था हमारे पास दोस्तों, कितना था, 180 ग्राम था। ये देखो दोस्तों, और 180 ग्राम को हमारे को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में। 180 ग्राम को किस से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आंसर आ जाएगा, 18 × 100, तो 0.18 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 0.18 kg आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट क्या था, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मास ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले थे अभी हमने, कितने आए थे, 0.1 मोल आए थे। अपॉन में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था हमारे पास, वाटर, उसका मास कितना था केजी में, कितना था, 0.1 अपॉन 0.18। तो इसको सॉल्व करके आएगा 0.55 m। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा मोलैलिटी वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आएगा तो हम जैसे मोलैलिटी का क्वेश्चन करेंगे उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी भी क्या है, सेम इसी की तरह। अपॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अपॉन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसमें क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी में क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मोलैलिटी में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट्स क्या आ जाएगी ना, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, और लीटर्स की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। तो क्या आ जाएगी इसकी, मोल पर लीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, यूनिट सबको समझ आ गया। तो नेक्स्ट इसका भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल जैसे ही आप करते हो तो आपके मोलैलिटी और मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाते हैं। तो हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे मोलैलिटी का। तो इसका न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे को मोलैलिटी निकालनी किसकी, NaOH की, जो कि हमारे पास कितना है, 5 ग्राम है, और कितने पानी में घुल रहा हो, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में घुल रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर, हमारे पास क्या है, सॉल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है। मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल रहा है मोलैलिटी में, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोला है, तो सॉल्यूट क्या है इसमें, जो कम मात्रा में क्या है, 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH क्या है इसमें, हमारे पास सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर है। कितने, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में घुल रहे, डिसॉल्व हो रहा है, तो 450 ml क्या है, वाटर है। तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है हमारे को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दिया हमारे पास सॉल्यूट का 5 ग्राम दिया है, ठीक है, और मोलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का कितना होता है, 40 होता है। अभी भी निकाला था दोस्तों, मैं बार बार नहीं निकालूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, चलो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 कैसे आया। तो सोडियम का कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 + 1 कितना आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे को दिया होता क्वेश्चन में 5, मोलर मास कितना है 40, तो 5/40 कितना आ जाएगा हमारा 0.125, क्या आ जाएगा 0.125। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया हमारे पास, मिलीलीटर में, और चाहिए किस हमारे को, लीटर में। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे पास, मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो मिलीलीटर को 450 मिलीलीटर को जब कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 0.45 आ गया। ठीक है, जैसा हमने पीछे मोलैलिटी वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसी इसका क्वेश्चन भी वैसे ही है। तो अब इसका फार्मूला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या था हमारे पास NaOH, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे हमने, कितने आए थे 0.125। अपॉन से ऊपर जो भी होगा उसके हमारे को क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे, और अपॉन से नीचे हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसके हमारे को मोल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में कितना आ गया 0.45।
तो इसका क्या आंसर बनेगा 0.125 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.45। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.278। ठीक है दोस्तों, और यूनिट क्या होती है इसकी, मोल लीटर इनवर्स। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोल। पाउंड में क्या होता है, केजी होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, क्या आ जाएगी, मोल पर केजी इनवर्स। ठीक है दोस्तों, माइनस। यहाँ तक सबको समझ आ गया। और हम मोलैलिटी उसको छोटे m से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को बड़े M से डिनोट करते हैं। ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक और इसका मेन टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि मोलैलिटी चेंज विद टेम्परेचर। हमारे पास किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट मोलैलिटी पे पड़ता है या मोलैलिटी में पड़ता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है हमारे पास किस पे, मोलैरिटी पे। किस पे पड़ता है दोस्तों, मोलैरिटी पे, MOLARITY। टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे पड़ता है दोस्तों, मोलैरिटी पे। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट मोलैरिटी पे क्यों पड़ता है और मोलैरिटी पे क्यों नहीं पड़ता है। तो मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है इसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किस में होता है, मास किलोग्राम में होता है। तो टेम्परेचर कभी भी किलोग्राम पे कभी भी इफेक्ट नहीं करता। और मोलैरिटी का अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर कभी भी पानी को गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम तो चेंज होएगा ही। टेम्परेचर जब भी हम लीटर्स में, वॉल्यूम जब भी हमारे पास लीटर्स में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए मोलैरिटी का इफेक्ट किस पे, मोलैरिटी किस पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है या फॉर्मेलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है हमारे पास, मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मोलैरिटी हमेशा डिक्रीज करती है, कैसे, टेम्परेचर को जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, हमेशा डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों दोस्तों, ये ऐसा इसलिए होता है कि जो इसका फार्मूला क्या था, अपॉन में क्या था। अच्छा, पहले मोलैरिटी का फार्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या फार्मूला है इसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, मोलैरिटी था। अच्छा दोस्तों, मेरे को ये बताओ, जब हम टेम्परेचर डिपेंड करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज करता है। जब भी हम टेम्परेचर देते हैं तो वॉल्यूम हमेशा क्या करता है, इंक्रीज देता है। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर दिया तो वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम मोलैरिटी की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी, क्योंकि क्या है, इन्वर्सली है, अपॉन से नीचे ना है वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए मोलैरिटी हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है। और डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ तो वॉल्यूम राइज हुआ, वॉल्यूम राइज हुआ तो वॉल्यूम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैरिटी के। इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मोलैरिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नॉर्मेलिटी की तरफ। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लीटर होता है। और अपॉन में क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, नॉर्मेलिटी आ गई सबको समझ दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास हम अब पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट MCQ जो इस चैप्टर से बनते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे HP टेट के लिए। मैं हर एक वीडियोज़ के लास्ट में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs जो प्रीवियस ईयर आए होते हैं वो भी मैं इसमें करवाता हूँ, और कुछ MCQs जो आ सकते हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं वो भी मैं इसमें करवा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, हम बस आप इस वीडियोज़ के एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं मैं आपको आज अभी करवा दूंगा क्लियर। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मोल रिप्रेजेंट। जब 1 मोल किसके बराबर होता है, अभी अभी करवाया था दोस्तों मैंने, 1 मोल किसके बराबर होता है हमारे पास,
अच्छा ऑप्शन पढ़ लो पहले, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। सेकेंड ऑप्शन इज 6.023 इंटू 10⁻−23 पार्टिकल। थर्ड ऑप्शन हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻34 पार्टिकल्स। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻34 पार्टिकल्स। तो 1 मोल रिप्रेजेंट, 1 मोल किसके बराबर होता है दोस्तों? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कई बार हम एग्जाम में क्या हो जाता है, हम थोड़े से प्रेशराइज होने की वजह से हम यहाँ पे 23 पॉजिटिव और माइनस के 23, तो हम कई बार क्या करते हैं, प्रेशराइज की वजह से हम सिर्फ शुरू की टर्म को पढ़ते हैं और एकदम से टिक कर देते हैं, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए तो उसके ऑप्शन, चारों ऑप्शन ढंग से देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मोल कॉन्सेप्ट किसके बराबर होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो दोनों क्वेश्चन सेम जैसे, ठीक है दोस्तों, ये तो मेरे को लगता है आप सभी को आंसर आ ही जाएगा। तो यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी क्या होता है? पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, मोल इनवर्स लीटर, या मोल लीटर इनवर्स, या मोल इनवर्स केजी, या मोल केजी इनवर्स। तो मोलैरिटी क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है? लीटर्स में। तो इसकी यूनिट क्या बनेगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या आती है? मोल, अपॉन में क्या होता है? लीटर। तो ये किसके बराबर आ जाता है? मोल लीटर इनवर्स। वैसी सेम यूनिट्स ऑफ मोल, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बी आंसर, मोल लीटर इनवर्स। वैसी सेम क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगी? मोल, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या आती है? मोल, अपॉन में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास इसमें क्या होता है? मोलैरिटी में क्या होता है? हम केजी में लेते हैं। तो ये क्या कितना हो जाएगा? मोल पर केजी इनवर्स। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या आ जाएगा? मोल केजी इनवर्स। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एसटीपी, ए भी हमने अभी क्लियर किया। फॉर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है दोस्तों? अच्छा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में यूनिट पी वी इजिकल टू क्या था? एनआरटी था, ठीक है। तो प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड लेते हैं हम 1 एटमॉस्फेरिक। वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम हमारे को निकालना है, ठीक है। एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 1 ही लेते हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं जब हम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने लेंगे? 1 लेंगे। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, तो केल्विन कितने लेंगे हम? 273 केल्विन लेते हैं। आर क्या है हमारे पास? गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू हम 0.0821 लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना आता है हमारे पास? कितना आता है? 22.4 लीटर। तो फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 22.4 लीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 AMU स्टैंड्स फॉर, ये भी हमने किया। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ऑप्शन हमेशा ढंग से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम कहीं और करना, हमारे को ए चाहिए कर हम बी देते, तो इसलिए ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ना। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? 6.023 इंटू 10⁻23 kg, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻⁻23 kg। तो 1 AMU किसके बराबर होता है दोस्तों? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, वट आर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल। दोस्तों हमने बोला था H2O मॉलिक्यूल्स में एक फिक्स्ड रेशियो में हमेशा क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो इनकी रेशियो कितनी होगी दोस्तों? H2O की रेशियो कितनी होगी? तो हमने किया भी था ये। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है, तो 1 इसका एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 2। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? रेशियो बोल रहा है तो रेशियो, ऑक्सीजन के कितने? एक ही मॉलिक्यूल, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 2:16। देखो ऑप्शन में 2:16 भी दोस्तों दिख रहा है, ऑप्शन में 2:16 भी है, पर इसका आंसर ये थोड़ी होगा। 2:16 आया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी रेशियो आएगी? 1:8। ओ सॉरी 18 लिख दिया मैंने। कितनी आएगी रेशियो इसकी? 1:8। इसका सही राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? बी, 1:8। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर मेरे को सभी लोग
कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं आपको। कैलकुलेट दी मोलैरिटी, क्या पूछा है? कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और सैंपल दिया हमारे पास किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कितने ग्राम दिया है? 0.38 ग्राम। तो मोलैरिटी हमारे को फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक वाटर। वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट। किस में दिया है? वाटर कितना दिया है? 50 ml दिया है। तो इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में कन्वर्ट कैसे होगा? 50 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना आ जाएगा? 0.05 आ जाएगा लीटर। ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमारे को सोडियम हाइड्रोक्साइड के। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 0.38/40। तो आप सभी लोग मेरे को इसका क्या आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो भी यूज़फुल रही होगी, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर्स में बहुत से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।